एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम मारुफ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डेली करंट अफेयर्स के साथ डील करती हूँ और आज का जो करंट अफेयर्स है दैट इज 22 जुलाई 2024 का। कहते हैं जो बेस्ट व्यू आता है वो आता है आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। इसका सिंपल सा अगर मतलब ये है, इसका तात्पर्य यही है कि जब हम अपनी जो जर्नी हम लेते हैं टिल वी रीच द डेस्टिनेशन, ठीक है। मतलब आप खुद सोच लिए ट्रैकिंग करें और हम एक माउंटेन पर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं और जो बेस्ट व्यू होगा ना उस माउंटेन की जगह का, माउंटेनियस जगह का, वो तब आएगा जब आप चोटी पर पहुंच जाएंगे उस पर्वत की, ठीक है। वहां पे यू कैन जस्ट हैव द बेस्ट व्यू ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ दैट एरिया। सिमिलरली जो डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो हम जर्नी इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिसमें हम सो मेनी ऑब्स्टिकल्स का सामना करते हैं, कितना कुछ हम क्रिटिसिज्म्स का सामना करते हैं, चैलेंजेस फेस करते हैं, अप्स एंड डाउन्स, फेलियर्स एंड ऑल दैट। सो इसका मजा तभी आएगा एट द एंड ऑफ द डे कि तभी वर्थ होगा जब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। और जब व्हेन वी विल लुक बैक एट दैट जर्नी, तो ये जल्दी उठना, काम पे जाना, काम करना, पढ़ना, किताबें खोलना, ये सब करना, देन एट द एंड ऑफ द डे ये सब कुछ वर्थ इट लगेगा। तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि जो बेस्ट व्यू होता है ना, जो जर्नी का आता है, वो हार्डेस्ट क्लाइंब के बाद ही हमें दिखने को मिलता है। सो इजी वे आउट कोई भी नहीं है। इसी के साथ हम कुछ पॉइंटर्स को डिस्कस कर रहे हैं आज। नंबर 1 है एयर पोल्यूशन को जो टारगेट कर रहा है, दैट इज एक नेशनल क्लीन एयर पोल्यूशन प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो लॉन्च किया है बाय द गवर्नमेंट। ये एक्चुअली लॉन्च हुआ था जनवरी 2019 में। किस मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री आती है एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था एक नेशनल लेवल स्ट्रेटेजी बनाना, टैकल ताकि हो सके हमारा एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम। और हमने ये देखा है कि एयर पोल्यूशन वन ऑफ द मेजर कॉजेस ऑफ डेथ है मेट्रोपॉलिटन सिटीज का। सो अक्रॉस द कंट्री कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? मिटिगेशन मेजर्स को इंप्लीमेंट करना ताकि प्रिवेंट हो सके और अवॉइड कर सके ये एयर पोल्यूशन की दुविधा। स्ट्रेंथनिंग एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। इंक्रीजिंग पब्लिक अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स। और एक और फैक्ट है, दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है दैट इज एट द लोएस्ट, सबसे गंदी है एज कंपेयर टू सबसे बेस्ट जो एयर क्वालिटी है वो है शिमला की, ठीक है जी। मेजर रीजन ही यही है कि पोल्यूशन कम है, व्हीकल्स कम है, तो दैट इज डायरेक्टली लिंक टू दैट। और कॉन्क्रीटाइजेशन, कंक्रीट्स बना देना, फॉरेस्ट काट देना, ट्रीज काट देना और कंक्रीट हर चीज में वॉल्स एंड ब्रिक्स का इस्तेमाल करना, उससे ही ये सारे मेजर कॉजेस होते हैं। दूसरा, एक और प्रोग्राम की बात हो रही है दैट इज अस्मिता। ये ऑगमेंट कर रहा है कि जो स्टडी मटेरियल है वो ट्रेडिशनल या आपकी इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होगा एंड एकेडमिक राइटिंग। अस्मिता एजुकेशन मिनिस्ट्री और एजुकेशन और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी लॉन्च कर रही है अस्मिता प्रोजेक्ट को, जो डेवलप करेगा 22,000 किताबें हमारी वर्नाक्युलर इंडियन लैंग्वेजेस में। ओवर द 5 साल लगेंगे इस प्रोग्राम को। ये इनिशिएटिव किसकी कोलैबोरेशन में ये मिनिस्ट्री काम कर रही है? विद द भारतीय भाषा समिति। एंड ये एम क्या कर रहे हैं? ये एम ना मेडिकल वाला नहीं है, ये एम्स है सिंपल अंग्रेजी वाला। ये एम क्या कर रहे हैं? टू प्रमोट हमारे इंडियन लैंग्वेजेस, ताकि जो हमारी वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस हैं वो एजुकेशन में प्रमोट हो सके और हम लोग काफी मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन तक भी पहुंच सके, ठीक है, जो लोग वर्नाक्युलर लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं ज्यादा। सो ये प्रोजेक्ट इंक्लूड करता है 3 कंपोनेंट को। पहला है अस्मिता बहुभाषा शब्दकोश और जो रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर, तो इसके 3 कंपोनेंट है। इनिशिएटिव जो है इसका एक्चुअली पर्पस है, ये एनहांस करना चाहता है लर्निंग हमारे इंडियन लैंग्वेजेस की इन इंडियन लैंग्वेजेस, ताकि एम्पावर कर सके स्टूडेंट्स को और हमारी जो लिंग्विस्टिक हेरिटेज है उसे हम लोग प्रिजर्व कर सके और आगे वाली जनरेशन को दे पाए ये जो हमारी एक हेरिटेज है। So aligning with national education policy, right? So one of the major news coming from the international diaspora is कि बिडेन जो रेस है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की रेस है यूनाइटेड स्टेट्स की, बिडेन उसमें से हट चुके हैं
और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं एंडोर्स कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट हमारी कमाला हैरिस को इन दिस जर्नी जो फेस करेंगी डोनाल्ड ट्रम्प को। सो 4 महीने बिफोर इलेक्शन से इन्होंने अनाउंस किया है, ठीक है, ये पीछे हट चुके हैं, ही इज वॉकड आउट ऑफ दैट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, और अब इनकी जगह जो है वो खड़ी उतरी है कमाला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट है, ये फेस करेंगी, इनके ऑपोजिशन में है डोनाल्ड ट्रम्प इन द अपकमिंग इलेक्शंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। हमारा मेजर तो यही है, पर हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियन जो प्रेसिडेंट है, जो इस टाइम पे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और जो यूएस प्रेसिडेंट, वो एग्जैक्टली में उनमें डिफरेंस है क्या। सो जो यूएस प्रेसिडेंट है ना, वो डायरेक्टली इलेक्ट होता है, जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब इलेक्ट होते हैं। और जो इंडियन प्रेसिडेंट है वो, जैसे कि आप जानते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स, वो एक प्रॉपर सिस्टम है हमारा, प्रोपोर्शनेट सिस्टम मेथड है जिससे हमारा प्रेसिडेंट साहब इलेक्ट होते हैं। उसमें हम लोग सिटीजन्स ऑफ इंडिया, या कह सकते हैं लोग, आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करती। अच्छा, हेड ऑफ द स्टेट, जैसे इंडियन प्रेसिडेंट को भी हेड ऑफ द स्टेट ही कहा जाता है, यूएस प्रेसिडेंट भी हेड ऑफ द स्टेट होता है, बट यूएस प्रेसिडेंट इज बोथ एग्जीक्यूटिव का भी हेड होता है एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट का भी हेड होता है, गवर्नमेंट का भी हेड होता है। वेयर जो इंडियन प्रेसिडेंट है वो सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट होता है, फर्स्ट सिटीजन है और हेड ऑफ द स्टेट है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव है। द इंडियन प्रेसिडेंट ब्रिटिश मोनार्क की तरह एक टिटुलर हेड है, एक पपेट है गवर्नमेंट का, ठीक है। चले, इनका टर्म क्या रहता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है 4 साल की तरह ऑफिस होल्ड करता है और री इलेक्शन एक ही बार ले सकता है। जो इंडियन प्रेसिडेंट है वो 5 साल ऑफिस को होल्ड करता है और वो री इलेक्ट नंबर ऑफ टाइम्स हो सकता है, इसमें कोई भी उसकी रुकावट नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेजिस्लेचर, यूएस प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता, जो उसके हाउसेज हैं उसका वो पार्ट नहीं होता, हाउस ऑफ द कॉमन्स एंड हाउस ऑफ पीपल उसका पार्ट नहीं होता ये, जबकि और रिस्पॉन्सिबल नहीं, अकाउंटेबल नहीं होता ये अपनी लेजिस्लेचर को। जबकि इंडियन सिनारियो में, पॉलिटिकल सिनारियो में जो पार्लियामेंट होती है वो इंक्लूड करती है पार्लियामेंट एंड योर 2 हाउसेज, दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है जी। डिसॉल्विंग द लेजिस्लेचर, इंडियन प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट को वो डिसॉल्व कर सकता है। यूएस प्रेसिडेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है क्योंकि वो पार्ट ही नहीं होता है हमारे लेजिस्लेचर, उनकी लेजिस्लेचर का, ठीक है जी। दूसरा, हमारे नेशनल सीन से ये खबर है फ्रॉम द सर्दर्न एरिया, दैट इज केरला। केरला जूझ रहा है नीपा वायरस से, जहां पे एक 14 साल के बच्चे की मृत्यु हुई है इस इन्फेक्शन से। सो ये इन्फेक्शन जो है इसके बारे में हम डिग इन करते हैं। जैसा कि इस पिक्चर से ही सजेस्ट हो रहा है कि इन्फेक्शन बाय फ्रूट बैट्स फैली जाती है। जो नीपा वायरस है ये जूनोटिक वायरस है और ये ट्रांसमिट होती है जानवरों से ह्यूमंस को, ठीक है, जानवर से ह्यूमन को, ठीक है, इन्फेक्टेड जानवर और ह्यूमन को ये ट्रांसमिट होगी, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म जो नीपा वायरस एनसीफेलाटिस, मतलब देयर इज अ स्वेलिंग ऑफ द नर्व्स ऑफ द ब्रेन, ये आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस ऑफ द फैमिली पैरामाइक्सोविरिडियस जीनस हर्नीपेरेवियस एंड इज क्लोजली, अगर रिलेटेड देखिए तो ये हैंड्रा वायरस से क्लोजली रिलेटेड है। ये पहली बार इसका जो ब्रेक डाउन हुआ था वो हुआ था हमारे मलेशिया और सिंगापुर में 1998 और 1999 में, और इसका जो नाम है ना वो पड़ा ही है आफ्टर द विलेज इन मलेशिया जिसका नाम है शुंगाई निपा, वेयर जब पहली बार ये जहां पे डिटेक्ट हुआ था। ये डोमेस्टिक पिग्स में देखा गया है ये वायरस पहली बार, फर्स्ट अपीयरेंस, और फिर इसके काफी डोमेस्टिक एनिमल्स में भी इस वायरस के ट्रेसेस देखे गए हैं, जैसे कि आ गया डॉग्स, कुत्ते, बिल्लियां, गोट्स, ठीक है, हॉर्सेस एंड शीप्स में भी इसके ट्रेसेस देखे गए हैं इस निपा वायरस के। राइट नाउ इसका जो नेचुरल होस्ट है वो है ये बैट, ये फ्रूट बैट। बाय कंज्यूमिंग ईटन बाय इन्फेक्टेड बैट्स एंड बर्ड्स, ठीक है, उससे भी ये वायरस उनकी सलाइवा, क्योंकि वो कंज्यूम कर रहा है इन्फेक्टेड बैट और बर्ड, और उससे भी ये ह्यूमंस की तरफ फैल रहा है, ठीक है। दूसरा, इसका जो फैलने का ट्रांसमिशन का तरीका है, जैसे ये ट्रांसमिशन टू ह्यूमंस में अकर कि जब ये इन्फेक्टेड बैट या पिग्स के
जो इन्फेक्टेड है इस वायरस से, उनके डायरेक्ट कंटैक्ट में अगर ये ह्यूमंस आ जाते हैं तो इससे भी ये वायरस फैलता है। फिर ह्यूमन से अदर ह्यूमंस की तरफ ये फैल रहा है थ्रू कंटैक्ट विद द NIV, इन्फेक्टेड पीपल से ये फैल रहा है बाकियों को। दैट इज द ट्रांसमिशन प्रोसेस ऑफ दिस निपा वायरस। अच्छा, ट्रांसमिशन स्प्रेड्स थ्रू, जैसा कि हमने देखा डायग्राम से, फ्रूट बैट्स और फ्लाइंग फॉक्सेस ऑफ द जीनस पेट्रोपस से है, जो नेचुरल रिजर्वायर जिसे आप कह सकते हैं, होस्ट कह सकते हैं इस निपा और हेंड्रा वायरसेस के। वायरस प्रेजेंट है बैट के यूरिन में और पोटेंशियली बैट के फीसेस में भी अवेलेबल है, सलाइवा में है, या बर्थिंग फ्लूइड्स में भी अवेलेबल हो सकता है, पाया जा सकता है। इसके सिम्टम्स हैं कि जैसे कि एनसीफेलाटिक सिंड्रोम है, वही स्वेलिंग ऑफ द नर्व सेल्स होगा, फीवर होगा, हेडेक होगा, कंफ्यूजन होगा, ड्राउजीनेस होगा, डिसओरिएंटेशन होगा, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा, एक सॉर्ट ऑफ कोमा भी हो सकता है और पोटेंशियली इससे मृत्यु हो जाती है। करंटली कोई वैक्सीन नहीं है प्रिवेंट करने के लिए। कि ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं कि जो लोग इन्फेक्टेड हैं उन्हें आईसीयूज में, इंटेंसिव सपोर्टिव केयर में रख रहे हैं, गिवन टू ह्यूमन इन्फेक्टेड बाय निपा वायरस, पर इसकी कोई भी हमारे पास इसको प्रिवेंट करने की वैक्सीन अवेलेबल अभी तक नहीं है। ठीक है, अदर जो सोशल इश्यूज को काफी फोकस कर रहा है वो ये आर्टिकल है जो कह रहा है कि अगर हमने अनएम्प्लॉयमेंट को काउंटर करना है, बेरोजगारी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सोशल, जो एक देखा जाए डायस्पोरा में सबसे जो एक यूथ फेस कर रहा है, जिससे कितने भी सोशल इश्यूज होते हैं जो पनपते हैं इस सोसाइटी में, उसको अगर हमें टैकल करना है तो हमें ना फीमेल की जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर फोकस करने की जरूरत है। उससे पहले कुछ हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो इंडियन एम्प्लॉयमेंट ने एक रिपोर्ट 2024 में पब्लिश की, इंस्टीट्यूट बाय ह्यूमन डेवलपमेंट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने इलिस्ट्रेट किया कि राइज हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट रेट लिटिल मोर देन 2%, 2000 में 2% हुआ था, अब 2012 टू 5.8% रेट इंक्रीज हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं 2022 में रिड्यूस हुआ था to 4.1%. All the time related underemployment was high at 7.5%. जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो भी गिरी है 61.6% 2000 में टू 49.8 2018 में, पर रिकवरी हुई थी इसकी 55.2 तक पहुंच गई थी 2022 में। ये जो ग्लूमी पिक्चर है जो एम्प्लॉयमेंट की और अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो मार्कआउट हो रही है, इससे हमने एक ट्रेंड देखा है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का। उसमें हमने रेट में देखा कि इंक्रीज हुआ है इसका रेट। 2018 में इसका जो रेट था, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों, 24.6% था 2018 में, सॉरी 24.6% 18 में, जो बढ़ा है 36.6% 2022 में। रूरल इंडिया की बात हो रही है। इंक्रीज हुआ अर्बन एरियाज में भी, ये 3.5 से 20.4 2018 में अर्बन एरियाज की बात हुई। सो अगर इसे कॉन्ट्रास्ट देखा जाए मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की, जो कोई खास नहीं बढ़ी, मार्जिनली सिर्फ 2% बढ़ी रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में स्टैग्नेंट रही, जबकि फीमेल की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 24.6% से 36.6% बढ़ी है। अब फीमेल की जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, रेट है इंडिया में एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, वो तो हम जानते हैं कि काफी लो रहती है। 53.4 2019 और डिक्रीज हुई थी 38.9% 2000 में, 23.3 हुई थी 2018 में। तो चॉइस प्रॉब्लम क्या है एक फीमेल की एम्प्लॉयमेंट के जो मेजर इश्यूज हैं कि जो उसकी अपॉर्चुनिटी होती है ना अर्निंग की, वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है, वो बहुत ट्रिकी होती है। द चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर अर्निंग में भी एक्सट्रीमली जेंडर्ड, ठीक है, मेल के लाइफस्टाइल को वो सूट कर रही है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करें कि आपको 9 बजे सुबह आना है और रात के 7 बजे तक काम करना है, तो ये किसके लाइफस्टाइल को बेटर परफॉर्मेंस कौन करेगा? मेल, क्योंकि उसको कोई खास रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, उसको सिर्फ पैसा कमाना है। जबकि अगर एक फीमेल को देखें जिसकी शादी हुई है, जिसका एक बच्चा है, एक औरत 9 से 7 तक बच्चा कहाँ छोड़ेगी? इनफैक्ट अगर वो केयर टेकर के पास भी छोड़ रही है, बट एज अ मदर
आप खुद सोचिए कि उसकी डिवोशन टुवर्ड्स द वर्क कितनी हिंडर्ड रहेगी एज कंपेयर टू अदर, एज कंपेयर टू अ मेल। सो काफी जेंडर्ड है हमारी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देखी जाती हैं, और जो जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज औरतों के लिए बनाना बहुत ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि उनके लाइफस्टाइल को सूट करना, जैसे उनकी सेफ्टी का ख्याल रखना, उनकी चैलेंजेस का ख्याल रखना, उनकी जो हार्मोनल इश्यूज हैं, जैसे मेंस्ट्रुएशन जो उन्हें मंथली फेस होते हैं, फिर उसके बाद व्हेन दे गेट मैरिड दे हैव टू गेट प्रेग्नेंट, और उसका बेबीज एंड टू हैंडल द बेबी और हाउस होल्ड, और कितना कुछ मैनेज एक औरत को करना है, ठीक है, एज कम्पेयर टू मेल जिसको सिर्फ एक इनकम पे फोकस करना है। सो इसीलिए एक जो इनकम जनरेटिंग अगर आप देखें अपॉर्चुनिटीज एक औरत के लिए काफी ट्रिकी है। ट्रेडिशनल जो ऑक्यूपेशन है ना, ठीक है, औरत की वो क्या है, घर संभालो, सपोर्ट वुमेन प्रैक्टिकल जेंडर नीड्स सच एज आप घर संभालिए, और जो हाउस होल्ड अर्निंग है वो मेल का काम है। हाउएवर ये हेल्प नहीं कर रहा हमारे स्ट्रैटेजिक जेंडर नीड्स को मीट करने की, जैसे रिग्रेसिव जो जेंडर नॉर्म्स हैं उनको मीट करने के लिए ये काफी बड़ा एक चैलेंज है जो हमारे ट्रेडिशनल रोल्स हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये मान लिया है ट्रेडिशनली, एक स्टीरियोटिपिकली हमने मान लिया है कि जो एक फीमेल है चाहे वो 7-8 घंटे काम करती है, पर जैसे ही वो घर में दाखिल होती है उसको अपने बच्चे को भी देखना है, फिर उसके बाद उसको हाउस होल्ड का काम भी करना है, उसे कपड़े भी देखने हैं, वो कपड़े इस्त्री हुए, कपड़े धुले, खाना बना, खाना नहीं बना, ऐसा उसे सब कुछ, ऐसा बच्चे ने होमवर्क किया, बच्चे ने खाना खाया, सासू माँ ने खाना खाया, उसे ये सब चीजें देखनी है। जबकि एज कंपेयर टू जो एक मेल है, जो मर्द है, वो क्या कर रहा है, वो 7 से 8 घंटे काम करता है, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर बियर पी सकता है, चिल कर सकता है, उसके बाद आराम से 10-11 बजे घर जाएगा, खाना बना हुआ मिलेगा। सो ये जो ट्रेडिशनल हमारी जो चीजें हैं ना स्टीरियोटिपिकल, उसे ये काफी बड़ा एक चैलेंज है फॉर द वुमेन, फीमेल की एम्प्लॉयमेंट का। सो द अर्निंग ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन, अर्निंग तो दोनों की कंट्रीब्यूट होती है एक हाउस होल्ड में, हेंस द स्ट्रैटेजी टू एनहांस वुमेन वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन और रिड्यूस उनकी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कैन बी पॉसिबली, कैसे पॉसिबल हो सकता है, बाय इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, जहां पे ऐसा नहीं है कि मेल को कन्फ्रंट किया जाए, वेयर मेल नीड नॉट टू बी कन्फ्रंटेड। ये मेजर फोकस ही नहीं है कि जो फीमेल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तब क्रिएट होगी जब मेल्स को कन्फ्रंट किया जाए। विदाउट इवन confronting the males, we can even create an income generating things, opportunities for females as well. At the same time, जो participation in work should be done, इनके ना वर्क घर से बाहर, ताकि इन्हें empowerment फील हो, right? This has more direct impact on a woman empowerment to long term strategies, जो एक better work environment औरत के लिए क्रिएट हो, जैसे उसकी सेफ्टी हो गई, जैसे उसकी बेसिक फैसिलिटीज हो गई, टॉयलेट की बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल होना वर्क प्लेस पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो आराम से काम पे जा सके। पब्लिक पॉलिसी इस फैसिलिटीज को मैंडेट करना चाहिए स्मॉल और मीडियम मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस यूनिट्स में भी। सो दैट वाज थिंग, अगर हम इस चीज को टैकल कर पाए, अगर हम फीमेल एम्प्लॉयमेंट को टैकल करें, तो हम कई हद तक जो हमने ट्रेंड देखे हैं वो कहीं हद तक हम अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज को भी टैकल कर रहे हैं। सो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे करंट अफेयर के फ्रॉम 22 जुलाई 2024। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।